Now we are going to discuss about the rate of reaction affected by the temperature. Rate of reaction टेम्परेचर से किस तरह से इफेक्ट होगा, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं आज, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं जिस तरह से ये इस पर इफेक्ट करता है। तो लिखते हैं ऑन increasing temperature, the rate of reaction increases। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है whether the reaction is endothermic और exothermic। ठीक है, रिएक्शन चाहे एंडो हो चाहे एक्सो हो, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज करता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्यों ऐसा होता है। बिकॉज the kinetic energy of the molecules increases। जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, जिसकी वजह से जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो जो एक्टिवेटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एक्टिवेट है, उनके नंबर्स भी बढ़ जाएंगे। तो इसके साथ में क्या होगा, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। जो एक्टिवेटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनके नंबर भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा होगा। अब इस पे क्या किया गया, अब इसके आगे क्या इसमें बताया गया कि जो रेट कांस्टेंट होता है रिएक्शन का और टेम्परेचर के बीच में कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए। अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए, तो हम बारी बारी से पढ़ते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया गया उसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया generally it is found that for every 10 degree Celsius rise in temperature, for every 10 degree rise in temperature, the rate constant becomes nearly doubled। नियरली डबल्ड का मतलब 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 गुना हो जाता है। ठीक है, जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जो रेट कांस्टेंट है वो 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। मिनिमम 2 गुना होता है और 2 गुना से ज़्यादा 2.5 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताई है, एक्यूरेसी नहीं है इनके स्टेटमेंट में। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि आगे एक स्टेटमेंट और दिया गया जिसमें एक्यूरेसी से बताया गया इसको। तो पहले इसको और समझ लेते हैं। अब इसमें एक कॉफिशिएंट दिया गया, तो इसके आधार पे इसमें एक कॉफिशिएंट बताया गया, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को म्यू से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स फॉर ए रिएक्शन। किसी एक रिएक्शन के लिए 2 अलग अलग टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू आती है उनका रेशियो होता है। तो निकालते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट
at rate constant for a reaction at two different temperatures for two different temperatures at two different temperatures, ठीक है, which are differ by 10 डिग्री, ठीक है, जिसमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस का होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो म्यू का क्या होगा, जैसे कि हमने मान लिया ये म्यू तो है ही है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो एक जो था के और दूसरा के यहाँ पे लिया, तो के इनिशियल टेम्परेचर उसका टी था तो नीचे उन्होंने लिख दिया के टी। अब उसमें 10 डिग्री जब राइज किया तो के टी प्लस 10 हो जाएगा, तो के टी प्लस का 10 डिग्री। तो ये फॉर्मूला इसका बनाया गया, ये स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे हम, और एक और फॉर्मूला बनाया गया इसको मॉडिफाई करके रेट के टर्म में, कि जैसे देखो क्या है, हम रिएक्शन को टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पे। तो रेट कांस्टेंट को कैसे रिलेट करेंगे यहाँ पे, तो बाद का जो कांस्टेंट है वो k प्लस टी प्लस 10 वाला होगा, तो यहाँ पे R2 लिखते हैं, R2 अपॉन में R1, बाद का रेट और पहले का रेट क्या हो जाएगा, K2 अपॉन में K1। इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है आपके कंपटीशन में, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसका यूज़ होगा। अब यहाँ पे जो म्यू दिया गया, तो ये रेट का म्यू के साथ कैसा रिलेशन होगा, रेट का म्यू के साथ कैसा रिलेशन होगा, डेल्टा टी अपॉन में 10। ये रिलेशन आपको याद करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे। तो अब इसको अब करके बताते हैं, इसको करके बताते हैं इसका किस तरह से यूज करेंगे। इस पे स्टार लगा देते हैं यहाँ पे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि एक रिएक्शन हो रही है 10 डिग्री टेम्परेचर पे हो रही है, अब उसका टेम्परेचर बढ़ा करके हमने 20 डिग्री कर दिया, सॉरी 40 डिग्री कर दिया, चलो 40 डिग्री कर दिया, थोड़ा सा गैप ज़्यादा लेते हैं। तो टेम्परेचर पहले कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था, अब उसका टेम्परेचर बढ़ा करके हमने कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो रेट कितना गुना हो जाएगा, रेट कितना गुने इंक्रीज हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स द रेट इंक्रीजेस, ठीक है। तो क्या करेंगे, R2 अपॉन में R1, ठीक है, इसका डायरेक्ट रिलेशन निकालेंगे हम म्यू से। और अभी हम स्टेटमेंट लिखवाएंगे कि अगर म्यू दिया नहीं है, अगर म्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो म्यू हम मिनिमम 2 लेकर के चलते हैं, 2 लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे हमने म्यू को 2 मान लिया। अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया है, 40 माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं 40 माइनस 10 अपॉन में 10, इसकी पावर में है ये, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30, 30 बाई 10 इज इक्वल टू 3, तो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 टाइम्स जो रेट है R2। अब इसको लिख देते हैं R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 8, मतलब क्या है, जो रेट बाद वाला रेट है वो पहले वाले रेट से 8 गुना हो गया, 8 टाइम्स हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए हमने बताया कि इस फॉर्मूले का, इसको अच्छे से याद रखना। अच्छा, अब इसको हम पूरा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इफ लिख देते हैं, यहाँ पे इफ टेम्परेचर इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर टेम्परेचर को स्पेसिफाई नहीं किया गया, नहीं बताया गया है, देन कंसीडर एज 25 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर को कंसीडर करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, इफ म्यू इज
not given, then consider it minimum 2। अगर हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट नहीं दे रखा है तो उसको हम मिनिमम 2 कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। चलो, अगर दे रखा है हमारा 3 दे रखा है तो यहाँ पे हम म्यू की जगह 3 रखेंगे और उस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो उससे पहले इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कुछ, अब सेकंड हमारा स्टेटमेंट आएगा। सेकंड स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में, लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें हम समझ लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आर्हेनियस को पढ़ने से पहले ही। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं मैक्सवेल, एक देख लेते हैं मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इस कर्व के बारे में पढ़ते हैं और इसमें क्या बताया गया, किस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। तो देखते हैं इसको, तो इसको एक ग्राफ में समझते हैं। इसको हमने इस तरह से बनाया, ठीक है। यहां पे हमने लिखा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, Ne में NT। अब ये बताते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन सा, कितना मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन कितनी काइनेटिक एनर्जी को कवर करेगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इधर है होगी। अब वहां पे क्या बताया गया उसमें से कि Ne क्या है, Ne इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को कवर कर लेते हैं, उससे ज़्यादा, उसके बराबर या उससे ज़्यादा एनर्जी कैरी कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो बढ़ाते क्या है, एक लेवल आएगा जहाँ पे, यहाँ पे हम एक पॉइंट बना देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, इस लेवल पे अगर कोई किसी मॉलिक्यूल फ्रैक्शन, जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी हम बढ़ाते यहाँ तक ले आएंगे, तो जब यहाँ तक आएंगे उससे पहले वो रिएक्शन नहीं करेंगे, उसके बाद जितने आगे तक चले जाएंगे वही केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे। अच्छा, तो वो फ्रैक्शन कितना होगा, जिस हिसाब से फ्रैक्शन बढ़ेगा उस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, ये एक ग्राफ बनाया हमने। तो इस ग्राफ में हम समझते हैं, ठीक है, ये है थ्रेशोल्ड वैल्यू, मतलब यहाँ पे हमने बोल दिया कि ये जो है दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी को भी अभी समझेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो हमें चाहिए होती है रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है कि उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। अच्छा, तो देखते हैं, अब हमने क्या किया, ये जो रिएक्शन हो रही थी, अब इसमें क्या हुआ कि केवल इतने, ये जो यहाँ पे एरिया आपको दिख रहा है, ये इतना एरिया, ये एरिया कवर कर रहे हैं। तो इतने एरिया में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया शोज, ये एरिया किसको शो करता है, शोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स
रिएक्टेड एट टेम्परेचर टी। टी टेम्परेचर पे इतना फ्रैक्शन जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है, रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये टेम्परेचर टी पे था, ठीक है। अब इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये टेम्परेचर को बढ़ा देंगे मतलब ये किसके लिए है, टी प्लस का 10 डिग्री टेम्परेचर हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तब क्या होगा, तो कुछ और यहाँ पे एरिया कवर कर लेगा, ये इतना एरिया एक्स्ट्रा में कवर कर लेगा ये, ठीक है। तो ये एरिया कितना हो गया, ये एरिया, इसको भी लिख देते हैं, एरिया शोज additional fraction of molecules which reacts at T plus 10 डिग्री, जो T plus 10 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करते हैं, वो एडिशनल नंबर ऑफ फ्रैक्शन हो गया वो मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, देखो हमने यहाँ पे क्या बताया, हम बताना क्या चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब टेम्परेचर T था तो वो उसका इतना फ्रैक्शन था, किसका, मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कम था, तो इतने ही मॉलिक्यूल जो थे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन जब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो फ्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाने का मतलब क्या है कि पहले अगर 10 मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जो था वो 10 मॉलिक्यूल्स जो थे वो एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर पा रहे थे, लेकिन जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कुछ और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, कुछ और फ्रैक्शन आ गया टोटल में से, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर दे रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। कब, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, बस यही हम बताना चाह रहे थे आपको, ठीक है। अच्छा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, एक्टिवेशन एनर्जी का भी यूज है, तो उसको कैसे समझेंगे। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी, ओके, इसको E से डिनोट करते हैं, E इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसको भी हम समझते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं यहाँ पे, H2 प्लस I2 2HI, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, ये रिएक्शन होती है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हमने दिया है, और इसी एक रिएक्शन से हम समझेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी देखो ग्राफ से समझते हैं, पहले यहाँ पे डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं, द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी required by the reactant, ठीक है, to convert into प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ओके, इज नोन एज EA, एक्टिवेशन एनर्जी इसको हम बोलते हैं। अब इसको ग्राफ से कैसे समझेंगे, ग्राफ देखते हैं गाइस, यहाँ पे एक एक ग्राफ बनाया हमने, ठीक है।
इधर एनर्जी ले लिया हमने, एक्टिवेशन एनर्जी, और इधर है हमारी रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, टाइम के साथ में जो रिएक्शन का प्रोग्रेस होगा वो ये होगा कुछ। अब देखो, अभी क्या है, इस एक्सिस पे हमने लिया एनर्जी, यहाँ पे लिया हमने पोटेंशियल एनर्जी ले लिया हमने पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी इसके पास क्या है, इसको यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो रिएक्टेंट जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसके पास इतनी एनर्जी है इसकी खुद की, रिएक्टेंट के पास खुद की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये किसके पास है, H2 और I2, ये रिएक्टेंट है, इन दोनों के पास इतनी एनर्जी है अभी। अब यहाँ से क्या है, ये वो मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो इनको यहाँ तक ले जाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें इनको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। ये इतना एनर्जी हमें इसको, इस रिएक्टेंट को अगर प्रोवाइड कर दें इतनी एनर्जी, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसी एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी क्या करती है, इन रिएक्टेंट को एक्टिवेट करती है, और एक्टिवेट करके यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें इतनी एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ेगी रिएक्टेंट को, तभी जाकर के प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होगा। अब प्रोडक्ट में हो गया कन्वर्ट, हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये अब प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी बची, कितनी बची, यहाँ से इस एक्सेस से इतनी एनर्जी प्रोडक्ट की बची। तो अब इन दोनों के बीच गैप निकालते हैं। देखो ये प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एनर्जी बाहर निकल गई, रिएक्शन जब हो चुकी है तो कुछ एनर्जी रिलीज हो गई है। कहाँ से, रिएक्टेंट से। जितनी रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी थी और प्रोडक्ट के पास कितनी बची, इतनी बची, तो कुछ एनर्जी बाहर निकल गई है। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है। इससे हम ये भी पता लगा लेते हैं कि रिएक्शन कैसी, एंडो है या एक्सो है। तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब इन दोनों का जो गैप होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो डिफरेंस होगा, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज डेल्टा एच। और डेल्टा एच जो होता है, डेल्टा एच एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए किसी के लिए भी फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो देखो प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे कम है रिएक्टेंट से, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, तो आंसर किस में आएगा, तो डेल्टा एच जो आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए वो नेगेटिव में आएगा। और यही आपको याद करना है, ये फर्स्ट में भी पढ़ाया होगा, क्लास 11th में पढ़ाया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है वो नेगेटिव होती है। अब इसको हम समझते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन को, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी हमें समझाना था लेकिन अब इसमें हमने एक्सोथर्मिक समझ लिया, तो एंडोथर्मिक समझना भी हमारे लिए जरूरी है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HI, ठीक है, 2HI। अब इसी रिएक्शन को अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं तो कैसे होगा, यहाँ पे फिर से ले लिया हमने पोटेंशियल एनर्जी ले लिया और इधर रिएक्शन प्रोग्रेस ले लिया। ठीक है, कितनी रिएक्शन प्रोग्रेस हुई है, तो पोटेंशियल यहाँ पे ले लिया। अब क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी, यहाँ से रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ और फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इतनी एनर्जी तो हो गई रिएक्टेंट की, किसकी, रिएक्टेंट की, जो कि क्या था, HI था, HI के पास इतनी एनर्जी थी। अब उसको क्या है, यहाँ से ये इतनी इसको एक्टिवेशन एनर्जी हमें देनी पड़ेगी कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद। ठीक है, तो ये बन गया इसके लिए प्रोडक्ट, और अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2 प्लस I2। ठीक है, H2 प्लस I2, ये हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब इसमें भी ये समझ सकते थे आप कि अगर इसको हम उल्टा कर दें, अगर हमें इस प्रोडक्ट को HI को इसमें कन्वर्ट करना है तो एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से लेंगे, हम इस लेवल से लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी एक्टिवेशन एनर्जी हमें इसको देनी पड़ेगी। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी इस केस में एज कंपेयर टू दी फॉरवर्ड रिएक्शन।
ठीक है। तो देखो अब प्रोडक्ट को मतलब जो HI बना था प्रोडक्ट पहले वाले में, अब उसको हमने मान लिया रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट के कंपेयर में कम आ रही है। मतलब क्या है, जब हम इसको H2 और I2 में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ एनर्जी हमें इसको देनी पड़ती है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, HP माइनस HR, और डेल्टा एच जो है, HP क्या है तुम्हारा, HP ज़्यादा है पॉजिटिव में, ठीक है, पॉजिटिव में आएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है वो पॉजिटिव आती है और एक्सो के लिए नेगेटिव में आती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं, जो हम मेन टॉपिक पे आते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन इज द आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में हम बात करते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जैसा कि हमने पढ़ा था कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर जो रेट कांस्टेंट है वो डबल और ट्रिपल हो जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट ने क्या बताया, उसमें एक्यूरेसी नहीं थी, यहाँ पे एक्यूरेट बताया गया कि टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है। तो आर्हेनियस explain accurate dependency of temperature on the rate constant, and gives an equation that is, जो कि क्या है, K is equal to the e to the power minus EA upon में RT, and this is the आर्हेनियस इक्वेशन, इसी को बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। अब इसमें ये कौन कौन से फैक्टर, यहाँ पे ये जो सिंबल्स हमने लिए हैं, इन सिंबल्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम K क्या होता है। K क्या है, K इज द रेट कांस्टेंट, ओके। उसके बाद अगर A को इधर लेके आ जाएं तो A क्या, इधर क्या होता है, K अपॉन में A इज इक्वल टू E टू द पावर माइनस EA अपॉन में RT। और इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। ये उतना फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का जो कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है या बराबर है, ठीक है। इसको हम बोल्ट्जमैन फैक्टर भी बोलते हैं या फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी बोलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है A। तो A क्या है, A इज द आर्हेनियस कांस्टेंट। और भी इसके कुछ नाम हैं जैसे कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर, एक और इसका नाम है एक्सपोनेंशियल से पहले लिखा है, सो इट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एंड EA is the activation energy, R is the gas constant, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है।
तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे हम कि यहाँ पे इसमें बताया क्या क्या कि जो K होता है, K इज़ अ रेट कांस्टेंट, वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो इसको हम समझते हैं कैसे डिपेंड करता है। तो इसको समझने के लिए हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतना, फिर हम इसको इरेज करते हैं, यहाँ से मिटाते हैं। अच्छा, तो K कैसे डिपेंड करता है। देखो, अगर हमने टेम्परेचर जो है इफ़ T इज इक्वल टू द जीरो, अगर टेम्परेचर हमने जीरो ले लिया तो K जो है K ऑल्सो इक्वल टू द जीरो। क्यों होगा, देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं इसका कैसे होगा। K इज इक्वल टू द A e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में, जब T जीरो हो जाएगा तो नीचे का जो पूरा का पूरा टर्म है वो जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो किसी नंबर अपॉन में जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a e टू द पावर माइनस में इनफाइनाइट, नेगेटिव में इनफाइनाइट आएगा। अब इस माइनस की पावर को प्लस में करने के लिए इसको नीचे लाना पड़ता है। तो k इज इक्वल टू द a अपॉन में e टू द पावर माइनस e टू द पावर पॉजिटिव में इनफाइनाइट आएगी। और किसी की पावर इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारे नंबर हैं उसके, वो इनडिफाइंड है। तो ये जो टोटल वैल्यू है a अपॉन में इनफाइनाइट आ जाएगी। मतलब एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो पावर इनफाइनाइट है, किसी की पावर 1 इज इक्वल, किसी की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट पावर है तो ये भी बहुत लार्ज क्वांटिटी में होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो अब नंबर अपॉन में इनफाइनाइट क्या होगा, 0 होगा। अगर इनफाइनाइट को इधर ले आते हैं तो 1 अपॉन में इनफाइनाइट हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये भी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो कोई नंबर अपॉन में इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 होता है। सो द K इज इक्वल टू दी 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर टेम्परेचर को हम ले लें इनफाइनाइट, अगर टेम्परेचर को इनफाइनाइट ले लें तो टेम्परेचर को बढ़ाते 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 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ले लें, T इज इक्वल टू द इनफाइनाइट अगर ले लें, देन क्या होगा, यहाँ पे K जो है वो A के बराबर आएगा। कैसे आएगा, इसका देखते हैं सॉल्यूशन। K इज इक्वल टू दी A e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में R, और T कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो ये टोटल यहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, ये वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। और K, और अभी हमने बताया कि अगर 1 अपॉन में इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, A e टू द पावर माइनस में 0, और माइनस 0, 0 पे ना माइनस ना प्लस, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे ओनली 0 लगा देते हैं, ओके। तो अब किसी की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो K इज इक्वल टू A इंटू 1, K इज इक्वल टू A, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने में K की वैल्यू 0 थी जब टेम्परेचर 0 था। अब K को बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट कर दिया हमने, नॉट डिफाइंड कर दिया, सॉरी टेम्परेचर को, तो K हमारा कुछ वैल्यू उसकी आ रही है, A के बराबर आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम इसको फर्दर मॉडिफाई करते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं। अच्छा, चलिए तो इसकी डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करने के लिए क्या होगा, हमें इसका नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग ln इज अ नेचुरल लॉगरिथम, ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम नेचुरल लॉग इसका लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ln K इज इक्वल टू दी ln A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी, ये हो गया। और यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होगा, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फार्मूला। कौन कौन से फार्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे, फार्मूली। एक फार्मूला होता है ln m इंटू n, अगर कहीं पे ऐसा है तो इसको कैसे लिखेंगे, ln m प्लस ln n। अगर कहीं पे है ln m अपॉन में n तो इसको लिखेंगे ln ये लॉग, फॉर्मूले सबके लिए एक होते हैं, ln m माइनस का ln n। अगर कहीं पे ऐसा है ln m टू द पावर n तो इसको लिखेंगे n ln m, ठीक है। और ln e की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है,
क्यों? क्योंकि ln में जो बेस जो होता है इसका, ln में बेस जो होता है वो log बेस e होता है, और log बेस e और उसकी वैल्यू भी e है, तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। और log में अगर बोलते हैं हम, log तो उसका बेस होता है 10, log बेस 10 अगर होगा तो log 10 की वैल्यू 1 होगी। मतलब जो बेस और ये जब दोनों मैच कर जाते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। अब दूसरा और भी बताते हैं, जैसे कि log बेस इसका 5 ले लें तो log 5 की वैल्यू विद बेस 5 कितनी होगी? 1 होगी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, सिंपल से फॉर्मूले हैं जो कि इनका यूज़ होगा, बहुत सारा कई जगह यूज होगा यहाँ पे, तो इसको देखना आप। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस e a अपॉन में RT। ओके, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे, इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, log m टू द पावर n, तो इसको भी खोल लेते हैं। तो ln k इज इक्वल टू ln a, और ये जो है n इधर आएगा तो माइनस ई ए अपॉन में RT, ये क्या आएगा ln e, और ln e की वैल्यू अभी मैंने बताया कि 1 होती है, तो इसकी वैल्यू जो है 1 के बराबर होगी। तो क्या बचेगा क्या यहाँ पे, ln k ln a माइनस ई ए अपॉन में RT, ये बच के आ जाएगा। ठीक है, ये बच गया। अब इसको हम ln को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे वो चीज़ यहाँ पे देखते हैं। फॉर्मूला मैं हटाने जा रहा हूँ, ln को हमें रिमूव करना है। तो जब भी ln को रिमूव करते हैं तो कैसे करते हैं, वहाँ पे हम देखिए इक्वेशन थी हमारी ln k इज इक्वल टू दी ln a माइनस ई ए अपॉन में RT, ये आया था। अब ln को गायब करूँगा तो एक फार्मूला होता है, ln को अगर रिमूव करना है हमें तो 2.303 और log बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है। तो ऐसे करते हैं, तो क्या करेंगे, 2.303 log जिसका बेस 10 होगा k में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू फिर से यहाँ पे 2.303 log जिसका बेस 10 इंटू a माइनस ई ए अपॉन में RT। अब इसको क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2.303 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको भी करेंगे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ओनली log k, और यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली log a माइनस, इसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, माइनस ई ए अपॉन में 2.303 R इंटू टी। और ये इक्वेशन आ गई आपकी आर्नेस इक्वेशन, मॉडिफाइड आर्नेस इक्वेशन। ठीक है, लॉग के टर्म में। इस इक्वेशन को हमें याद रखना है, इसी को पढ़ना है, आगे कंटिन्यू करना है, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, तो मान लेते हैं 2 इक्वेशन हमने पढ़ ली। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और बढ़ते हैं। ये तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, अगर हम यहाँ पे 2 अलग अलग टेम्परेचर ले लें तब इस इक्वेशन को कैसे करेंगे हम। देखो, तो यहाँ पे निकालते हैं ई ए एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे क्या लेंगे, तो क्या पहला क्या है, एट टेम्परेचर T1। टेम्परेचर T1 पे लेंगे इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर जो 2 थी, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, log k इज इक्वल टू द log a माइनस ई ए अपॉन में 2.303 RT1। यहाँ पे T मिट गया था, इसको लिख देते हैं, तो RT1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई 3 एट टेम्परेचर
T2, अगर T2 टेम्परेचर पे लेते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, log K इज इक्वल टू दी, अच्छा यहाँ पे T1 लिया है तो K क्या होगा K1 होगा, और T2 लिया है तो K भी K2 होगा, log A माइनस ई ए अपॉन में 2.303 R इंटू T2, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। 4 इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 4 से 1 को माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्सट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 मतलब 4 से क्वेश्चन नंबर 3 को माइनस कर देंगे, 4 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं, सब्सट्रैक्ट यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, जो इक्वेशन नंबर 4 है माइनस इक्वेशन नंबर 3, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं हो गया आपको। 4 से 3 को माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, तो 4 इक्वेशन लिखते हैं। फोर्थ में क्या था, log K2 माइनस क्या हो जाएगा, log K1 इक्वल टू, फिर इसका लिखेंगे ये टर्म क्या हो जाएगा, log A माइनस ई ए अपॉन में 2.303 R T2, ठीक है, R T2। अब इसमें माइनस करते हैं हम, इसे माइनस करते हैं, log A और ये हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन में 2.303 R T1, ये हमने कर लिया सब्सट्रैक्ट। अब इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, तो क्या लिख के आएगा यहाँ पे, log K2 माइनस log K1, अभी फॉर्मूला बताया था log M अपॉन में N, इसको लिख सकते हैं log K2 अपॉन में K1, इसको लिख सकते हैं इस चीज़ को, इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो log A माइनस क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का log A है, तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में क्या आएगा यहाँ पे, ई ए अपॉन में 2.303 R T1 आएगा प्लस में, जब अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद ये नेगेटिव में बचेगा, तो नेगेटिव में इधर लिख देता हूँ मैं, ई ए अपॉन में 2.303 R T2, तो इतना आ गया। अब इसमें से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लो, log K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन मिल रहा है ई ए अपॉन में 2.303 R, नीचे क्या बचेगा, 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2, और ये आपका आ गया कि नहीं, दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे जो एक्टिवेशन एनर्जी का कांस्टेंट के साथ में रिलेशन आ गया। इसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको दोबारा से बता दूंगा। ओके, तो हमने कुल मिलाकर के 4 फैक्टर पढ़ लिए जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते थे। 4 फैक्टर पढ़ लिए, अभी 2 फैक्टर और बचे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट और दूसरा है रेडिएशन। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, अगला फैक्टर है, 5th वाला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो कैटलिस्ट क्या करता है, इसमें सिंपल क्या है, कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन energy, so the rate of reaction
इंक्रीजेस। तो कैटलिस्ट का मेन काम होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। तो इसका मेन काम होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना, और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अगला है फैक्टर हमारा 6 फैक्टर, रेडिएशन। रेडिएशन का क्या फर्क पड़ता है? तो जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, जैसे H2 प्लस का Cl2 क्या बनाता है, 2HCl बनाता है, 2HCl। तो ये जो रिएक्शन होगी वेरी स्लो होगी, वेरी स्लो, बहुत स्लो होगी जब ये ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे होगी। लेकिन अगर मैं कर दूं इसको H2 प्लस Cl2 जो है, इसमें मैं H न्यू डाल दूं, रेडिएशन डाल दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जो 2HCl बनेगा वो क्या हो जाएगा, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, बहुत तेजी से रिएक्शन होने लगेगी, बहुत जल्दी से बन जाएगी, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी, एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब रेडिएशन दे रहे हैं किसी रिएक्शन को, अब ये हर एक के लिए नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए होता है, इनको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, इनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो रिएक्शन हो रही थी, अगर वो फोटोकेमिकल है तो उसको फोटोकेमिकली हम यहाँ पे करवाएंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाएगा, एक्सप्लोसिव नेचर का हो जाएगा, बहुत तेजी से हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेट अफेक्टिंग बाय द फैक्टर्स। ठीक है, जितने जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे वो हमने आपको पढ़ा दिए।